वेलकम बैक इन वाइज कैरियर इंस्टीट्यूट। आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में आपको बताया गया था मोललता के बारे में और मोललता से संबंधित तमाम क्वेश्चन कराए गए थे, जिसका कुछ डेमोटिक पार्ट जो है आपके सामने देखिए। इस वाले क्वेश्चन को भी कराया गया था। निम्नलिखित से कौन सांता व्यक्त करने में ताप के प्रभाव से मुक्त है? मोललता। ओके, अब आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉर्मलता। आखिर ये नॉर्मलता होता क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। जानते हैं, आपने अभी सांद्रता के पद में जानते हैं क्या क्या पढ़ा? आपने मोलरता पढ़ा, आपने मोललता पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे नॉर्मलता। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलता। देखिए, आपने मोलरता को भी पढ़ लिया, मोललता को भी पढ़ लिया, अब आप नॉर्मलता पढ़ेंगे। नॉर्मलता होता क्या है? ओके, तो नॉर्मलता के बारे में अगर आप जानते हैं, पहली बात, ये एक सांद्रता का एक भाग है जिसे हम नॉर्मलता कहते हैं। इसकी परिभाषा ये है कि विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही विलयन की क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ओके, याद कर लीजिएगा, बोर्ड में ये परिभाषा पूछता है तो लिख सकते हैं आप लोग। ओके, क्या बोले, क्या कहा जाएगा बताइए। अभी आपको क्या बताया गया, हमने क्या बताया बताइए। विलयन के 1 लीटर में घुलित, क्या? विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। मतलब अगर 1 लीटर विलयन आप ले लीजिए और उसमें विलेय के जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो रहेगी, जो उसमें घुलित रहेगी, वही उसकी क्या कहलाएगी? नॉर्मलता। मतलब अगर आप ध्यान सुनिएगा, अब इसको अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के पर्पज से दिखाएं, जैसे अगर हम कह रहे हैं आपने 1 लीटर विलयन ले लिया, अब इसमें जो घुला हुआ जानते हो विलेय के ग्राम तुल्यांक रहेंगे। क्या रहेंगे? विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या जो रहेगी वही क्या कराएगी? नॉर्मलता। इसे किसे दिखाएंगे? कैपिटल एन से। ये भी एक सांद्रता का पार्ट है। तो हमको लगता है तमाम बच्चों को परिभाषा याद हो गया होगा कि विलयन के 1 लीटर में अगर ले लीजिए और उसमें जो घुलित जो है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वही उसकी क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाएगी। ओके, अच्छा, नीचे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोलरता और नॉर्मलता किस प्रकार से संबंधित है। याद कर लीजिएगा संबंध। क्या? मोल नॉर्मलता जो होती है यह मोलरता और संयोजी कारक को बैलेंसिंग फैक्टर बोलते हैं, जिसको वी से दिखाया जाता है। वी फॉर बैलेंसिंग, एफ फॉर फैक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? संयोजी कारक। बैलेंसिंग माने संयोजी और फैक्टर माने कारक। ओके, तो फाइनली आपने क्या रिजल्ट पाया बताइए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या? कि जो नॉर्मलता होती है यन बराबर यम गुणे क्या हो जाएगा? वी एफ। अच्छा, नॉर्मलता तो आपने जान लिया कि 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मतलब 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता। एकदम राइट हो गया। मोलरता की परिभाषा आप जान ही रहे, लेकिन ये संयोजी कारक क्या होता है ये आप जान लीजिए कि आखिर ये संयोजी कारक क्या होता है। तो चलिए ठीक है, संयोजी कारक को हम बता देते हैं। थोड़ा सा पेज जो है अप करके देखिए। संयोजी कारक जो होता है इसको हम बैलेंसिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फैक्टर। और संयोजी कारक प्रत्येक पदार्थ के लिए जितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है, प्रत्येक तत्व के जितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है, वही उसकी क्या हो जाएगी? संयोजी कारक। जैसे अब यहाँ पे जैसे H2SO4 हो गया, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नहीं तो इसके बिना आप नहीं जान पाएंगे। अब जैसे H2SO4 है, जब ये ब्रेक होता है तो जानते हो क्या देता है? तो यह H प्लस देगा और SO4 निगेटिव देगा। SO4 पे 2 निगेटिव देगा, तो 2 निगेटिव, तो यहाँ पे H प्लस कितनी बार रहेगा? 2 बार रहेगा। तो बताइए यहाँ पे कितनी बार मिला? बताओ, 2 बार मिला ना, तो इसकी बैलेंसिंग फैक्टर कितनी हो जाएगी? 2। मतलब जो आयन मिलेंगे वही उसकी क्या हो जाएगी? बैलेंसिंग फैक्टर। अच्छा चलिए ठीक है, H2SO4 जो है ये कितने प्लस दिया? 2H प्लस दिया, या 2 आयन दिया हाइड्रोजन के, तो वही उसकी क्या हो जाएगी? बैलेंसिंग फैक्टर। मतलब जो आपको आयंस मिलते हैं वही उसकी बैलेंसिंग फैक्टर हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लिया HCl की बैलेंसिंग फैक्टर कितना, तो जाहिर सी बात है H प्लस Cl निगेटिव, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितनी हो गई बताइए? ये आपका 1 हो गया। अच्छा, नमक का कोई पूछ लिया आपसे NaCl, इसका क्या होता है? तो Na प्लस Cl निगेटिव, Na प्लस Cl निगेटिव, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले Na2CO3 में इसका बैलेंसिंग फैक्टर, तो आप जानते हैं Na2 सोडियम पे कितना होता है? 1 प्लस, कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार प्लस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 2 बार प्लस अगर है तो यह जो है 2 प्लस हो गया, तो इस पे कितना चला जाएगा? 2 निगेटिव, तो इसकी बैलेंसिंग फैक्टर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, इन फाइनली अगर आप देखें, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इन फाइनली अगर आप देखें बैलेंसिंग फैक्टर, तो तत्व थे जैसे, अब जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बाबू ये बताओ CH3 COOH का बैलेंसिंग फैक्टर कितना होता है, तो आप जानते हैं CH3
COO निगेटिव और H प्लस देता है तो इसकी संयोजी कारक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बैलेंसिंग फैक्टर हमको लगता है तमाम बच्चों को समझ में आ गया। जिसको नहीं आया है इन लास्ट हम एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या, जैसे H2SO4 है, जब ये ब्रेक होता है तो 2H प्लस और SO4 पे 2 बार निगेटिव आता है, तो यहाँ पे कितना धनायन मिला, 2 धनायन मिला, तो इसलिए बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, अगर HCl की बात किया जाए तो बताइए HCl जो होता है एक बार प्लस H प्लस और Cl क्या देता है, निगेटिव देता है, तो इसकी बैलेंसिंग फैक्टर कितनी हो जाएगी, इसकी बैलेंसिंग फैक्टर 1 हो जाएगी। ओके, अच्छा नमक का देखा जाए, NaCl का अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl निगेटिव, Na प्लस Cl निगेटिव, तो इसकी बैलेंसिंग फैक्टर कितनी हो जाएगी, इसकी बैलेंसिंग फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। Na प्लस Cl निगेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। CH3COH का अगर देखा जाए तो बताइए क्या हो जाएगा, CH3COH का अगर देखा जाए तो CH3COO निगेटिव या अम्ल है तो क्या देता है, H प्लस, तो इसकी बैलेंसिंग फैक्टर बताइए कितना हो जाएगा, VF बराबर 1। तो धनायन की संख्या एक हिसाब से आप बोल सकते हैं क्या है, बैलेंसिंग फैक्टर है। ओके, चलिए ठीक है, अब हमको लगता है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। परिभाषा हम नॉर्मलता की बता दी गई है। नॉर्मलता जो होती है 1 लीटर विलयन में गुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, और नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्या होता है, बैलेंसिंग फैक्टर होता है। ओके, याद रख लीजिएगा सभी लोग, नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता गुणे क्या होती है, बैलेंसिंग फैक्टर होती है। ओके, चलिए ठीक है, अब हम सवाल कर लेते हैं कि आखिर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ओके, अब यहाँ पे देखिए, पहले इसको हाईलाइट करके बता देते हैं कि आखिर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, द्वि नॉर्मलता H2SO4 विलयन की मोलरता क्या है, क्या कह रहा है, दो नॉर्मलता, ध्यान देना, दो नॉर्मलता H2SO4 विलयन की मोलरता क्या है। ओके, अगर इसकी बात किया जाएगा दो नॉर्मलता H2SO4 विलयन की मोलरता, तो बताइए आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो। तो आप जानते हैं इसके लिए पहला विकल्प ये, दूसरा विकल्प ये, तीसरा विकल्प ये, चौथा विकल्प ये। आप लोगों को अगर आ रहा है तो 30 सेकंड का मौका आप लगाइए। ओके, देखिए इसमें नॉर्मलता कितना दिया, 0.2 दिया है। मोलरता पूछ रहा है, मोलरता क्या है, पूछ रहा है। ओके, अच्छा एक चीज बताइए, इसकी बैलेंसिंग फैक्टर कितना है। H2SO4 की बैलेंसिंग फैक्टर अभी हमने जस्ट बताया था, क्या होता है, 2H प्लस और SO4 पे कितना हो जाएगा, 2T निगेटिव। तो बताओ H प्लस कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी बैलेंसिंग फैक्टर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है नॉर्मलता बराबर आपका होता है मोलरता गुणे कितना हो जाएगा, बैलेंसिंग फैक्टर। तो नॉर्मलता का मान कितना है बताइए, 0.2, और मोलरता कैपिटल M और बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो अब मोलरता अगर आप निकालेंगे 0.02/2, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 0.1, तो मोलरता आपका कितना आ गया, 0.1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बताइए कितना समय लगेगा। अगर आप ध्यान से, ये इंजीनियरिंग टेस्ट में पूछा गया, कहाँ पूछा गया है, इंजीनियरिंग टेस्ट। ओके, KCET मतलब ये इंजीनियरिंग टेस्ट में पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पे मोलरता कितनी आ गई, 0.1। तो जाहिर सी बात है नॉर्मलता कितना था, 2 था, मोलरता पूछ रहे थे, बैलेंसिंग फैक्टर 2 हो गया H2SO4 के, 2 एकन 2, 0.1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए इंजीनियरिंग टेस्ट में आया है सन 2000 में, आप लोग करिए, आंसर आपका आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम सेम पैटर्न पे है। ओके, अब इससे देखिए 0.2 इसकी नॉर्मलता पूछ रहा है। अभी आपको बताया गया था नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्या होता है, बैलेंसिंग फैक्टर। ओके, H2SO4 में कितने H प्लस मिलते हैं, 2 H प्लस मिलते हैं। मोलरता कितनी है, 2.3, अब बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा ये 4.6, 4.6 इसकी क्या हो गई, नॉर्मलता हो गई। और ये जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बताइए कितना समय लगेगा। अगर आप ध्यान से चीजों को पढ़ें, मेन ट्रिक आपको बताया जाएगा, जो मेन चीज आपका वही आप जानिए कि जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा लंबा ब्यौरा जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल एक लाइन जानना है, क्या, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे बैलेंसिंग फैक्टर। दुनिया की कहानी से आपको नहीं मतलब है, आपको मतलब इतना है कि आपका क्वेश्चन 30 सेकंड में कैसे लगेगा, और वही लगवाने के लिए ही ये क्लास हम लगाए हैं। और इस क्लास में हमारा पूरा गाइडेंस आपके साथ है, पूरा साथ रहेगा। बस ये है कि आपका काम क्या है, रेगुलर वीडियो देखिए, कोई डाउट आता है डिस्कशन सेक्शन में बेहिचक लिखिए, आपकी समस्या जो है सुनी जाएगी, विचार किया जाएगा, जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर किया जाएगा। ओके, इस तरीके से जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है, जो भी वीडियो दी जा रही है, उसको देखिए। हमारा पूरा प्रयास है कि बच्चों का जो डाउट है वो डाउटलेस रहे, मतलब किसी भी एंगल पे उनको डाउट ना आए। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही स्लोली मोशन में एक एक चीज को 2-2, 3-3 बार बता रहा हूं कि वो बच्चे भी पढ़ें
जिनको लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारा तो एडमिशन ही नहीं उच्च संस्थानों में हो सकता, उन लोगों को का भी सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए इसको इतने निम्न लेवल से, मतलब 0 लेवल से बता रहे हैं कि हर बच्चा समझ जाए। तो फाइनली ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे बैलेंसिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे नया टॉपिक आपका आ गया, मोल प्रभाज। क्या आ गया? मोल प्रभाज। आखिर मोल प्रभाज कहते किसे हैं ये आप जान लीजिए। ओके, अभी आपने क्या पढ़ा? आपने मोलरता पढ़ा, मोललता पढ़ा, नॉर्मलता पढ़ा, आपने 3 चीजें पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे मोल प्रभाज। क्या पढ़ेंगे? मोल प्रभाज। आखिर मोल प्रभाज होता क्या है? ओके, परिभाषा याद कर लीजिएगा, बोर्ड में आपके काम आएगा। हमने अपने पैम्पलेट्स पे क्या लिखाया है? स्पेशल गाइडेंस फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम, मतलब कंपटीशन के साथ साथ आपको हम यूपी बोर्ड के लिए भी गाइड कर रहे हैं, इसीलिए परिभाषा वगैरह लिखी गई है ताकि आपके काम आ सके। ओके, जो भी परिभाषाएं लिखी गई हैं ये आपकी यूपी बोर्ड में भी काम आएंगी। आप समय दे रहे हो तो आपको हर एंगल से आपका प्रॉफिट हो, इसके बारे में हमारी टीम पूरी तरीके से विचार करती, तभी ये मैटर डिजाइन किया जाता है, और डिजाइन करने के बाद आपके सामने रखा जाता है। मोल प्रभाज। मोल प्रभाज एक घटक, मोल प्रभाज एक घटक विलेय या विलायक की मोल संख्या। मोल प्रभाज की जो एक घटक है, चाहे विलेय ले लीजिए चाहे विलायक ले लीजिए, इसकी जो मोल संख्या तथा विलयन में कुल मोल की संख्या का अनुपात, ये ही क्या है बताइए? मोल प्रभाज है। ओके, सामान्यतः इसके किसे दिखाते हैं? काई से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये मोल है, मोल पे कोई इसका कोई मात्रक या इकाई नहीं होता है। ये परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड काम आ सकता है। फाइनली आप देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे काई से काई विलेय, अगर विलेय के लिए बोल रहे हैं तो किसके मोल लिया जाएगा? विलेय के मोल लिया जाएगा। अब बटे देखिए विलयन की कुल मोल संख्या। अच्छा एक चीज बताइए, फाइनली हमने पहले पॉइंट में आपको पढ़ाया था कि विलयन किसे कहते हैं? विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो बताइए विलेय का मोल और विलायक का मोल अगर मिला दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे विलेय के मोल और विलायक के मोल को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ओके, काई विलेय, विलेय के मोल बटे विलयन का मोल, विलयन के मोल की जगह आप विलेय का मोल धन विलायक का मोल लिख सकते हैं। फाइनली आपको याद कैसे करना है? यहाँ पे विलेय बोला गया, ऊपर विलेय के मोल, और यहाँ विलायक बोला गया, ऊपर विलायक के मोल। नीचे वाला पॉइंट सेम, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ओके, अच्छा अगर जैसे अगर नहीं बोल दे ए का मोल प्रभाज, तो ऊपर ए का मोल हो जाएगा, नीचे जो भी संख्या रहेंगी सबको जोड़ दी जाएगी। यहाँ पे अगर बी बोल दिया गया तो बी का मोल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, जैसे अभी थोड़ा सा हम इसको और अलग एग्जाम्पल से बता देते हैं। जैसे देखिए, अगर आ गया आपका क्या कि ए और बी 2 विलयन हैं और ए का जो मोल प्रभाज निकालना है, ए और बी जो है 2 ठीक हैं और ए का जो है मोल प्रभाज, अगर ए और बी मिलकर विलयन बना रहे हैं तो ए का मोल प्रभाज, तो जाहिर सी बात है मोल साफ ए अपान मोल साफ ए प्लस मोल साफ बी। ओके, मतलब विलेय का मोल धन विलयन का मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका विलयन का जो है मतलब विलेय का मोल प्रभाज। अच्छा अगर आपसे बोल दिया कि विलायक मतलब बी का मोल प्रभाव निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, बी का मोल अब बटे ए का मोल और धन कितना हो जाएगा बताइए? धन बी का मोल। ओके, दैट इज आंसर, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक ना, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या पेज अप करके दिखाते हैं आपको। हाँ तो देखिए अभी इससे ज्यादा अपिंग नहीं होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन पे है ये, जब आपको बुक दी जाएगी पीडीएफ बना के तो उसमें 89 पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, देखिए क्या है यहाँ पे, यदि 1.80 ग्राम ग्लूकोज, ध्यान दीजिएगा, यदि 1.80 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में विलेय है तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज कितना होगा? 1.80 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में क्या है? विलेय है, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज कितना होगा ये निकालना है। तो अभी देखिए मोल प्रभाज के लिए सब जगह किसकी चर्चा की गई थी बताइए? मोल प्रभाज में अगर देखें तो सब जगह ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, सब जगह मोल की बात की गई थी। तो जाहिर सी बात है पहला काम आपका क्या है? मोल निकालना। देखिए यहाँ पे भी मोल, यहाँ पे भी मोल और यहाँ पे भी मोल, सब जगह मोल है, तो जाहिर सी बात है पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। ओके चलिए ठीक है, अब मोल निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? देखिए मोल निकालना हमने बताया था ना, कहे थे मोल निकालने के लिए क्या, मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार। ओके, अच्छा पहले एक चीज ये बताइए, ग्लूकोज और जल, जल का तो सूत्र आप लोग जानते हैं और हमने टेस्ट में भी दिया था,
टेस्ट में भी दिया था। जल का सूत्र क्या होता है, H2O जल का सूत्र होता है, और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है और जल का सूत्र H2O होता है। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब चलते हैं जो है इसके मोल, पहले इसका अणुभार निकाल लिया जाए। किसका अणुभार बताइए, ये C6H12O6 का अणुभार अगर आप निकालोगे, C6H12O6, ग्लूकोज इसको बोलते हैं, फ्रैक्टोज का भी यही सूत्र होता है। तो बताइए यहाँ कार्बन कितनी बार है, कार्बन यहाँ 6 बार है। कितनी बार कार्बन है, 6 बार है। और कार्बन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का अणुभार कितना होता है, 12 होता है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितनी बार है, हाइड्रोजन एक बार है, सॉरी हाइड्रोजन 12 बार है। और हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो कितना है, 1। और ये देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी बार, 6, इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका परमाणु भार जो है वो 12 होता है। ओके, सॉरी 16 होता है। कार्बन कितनी बार है, कार्बन 6 बार है, इसका परमाणु भार 12। हाइड्रोजन कितनी बार है, हाइड्रोजन 12 बार है, इसका परमाणु भार 1। और ऑक्सीजन कितनी बार है, ऑक्सीजन 6 बार है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 16। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 12 छक 72 और 12 एकन 12 और 16 छक 96। ओके, 16 छक 96। अब इसको जोड़ोगे, 6 2 8, 8 2 10, ओके, 9 1 10, 10 17 1 18। कितना हो जाएगा, यह 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह 180 हो जाएगा। और अगर जल का आप निकालोगे, H2O का निकालोगे, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये H2O का ये 16 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 16 अब प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, बताइए, 16 प्लस 2 बराबर आपका हो जाएगा 18। इस प्रकार से जल का जो अणुभार है वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। किसका मोल निकालोगे पहले बताइए, पहले आप मोल निकाल लीजिए इसका, ग्लूकोज का C6H12O6। ओके, इसका जो है आप क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, C6H12O6। अच्छा, इसका भार कितना बताइए, 1.80, 1.80। अब अणुभार इसका कितना है बताइए, इसका अणुभार जो है 180। ओके, 180, 1.80, इसका अणुभार इतना। तो जब इसको कट करोगे तो 0.01 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा, 0.01। मतलब अगर इसका भाग करेंगे 18 दाएं 180, तो जाहिर सी बात है आपका कितना आ जाएगा, 0.01। मतलब 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ओके, तो 0.01 इसका क्या आ गया, ये आपका आ गया, मतलब इसका मोल आ गया। अच्छा चलिए ठीक है, अब जल का निकालते हैं मोल। ओके, जल का अगर निकालोगे आप, मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O जब आप निकालेंगे तो बताइए, मोल भार इसका कितना है, 90 ग्राम है। कितना ग्राम है, 90 ग्राम है। और अणुभार अभी हमने जस्ट यही देखो निकाले हैं, तो कितना होगा, 18। 18 एकन 18, 18 पच्चे 90, ये इसका जो है 5 मोल। ओके, तो चलिए ठीक है, अब आपको निकालना है ग्लूकोज का मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज निकालना है, ग्लूकोज का, C6H12O6। ओके, C6H12O6 जो है इसका जो है क्या है, सूत्र है। तो इसका अगर मोल निकालोगे तो थोड़ा सा देखिए जगह कम है, थोड़ा सा हम जगह पहले क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको बताते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या है, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पेज अप कर लें, जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का आपको निकालना है, किसका मोल प्रभाज निकालना है, देखिए ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालना है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, C6H12O6, C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज हो गया। अब इसका जब मोल प्रभाज निकालोगे तो मोल्स आप किसका, C6H12O6। ओके, ये ग्लूकोज का मोल, अब बटे किसका मोल हो जाएगा, ये C6H12O6, ये ग्लूकोज का मोल। अब प्लस किसका मोल हो जाएगा, यह H2O, मतलब फिर इसका एक किसका मोल हो जाएगा, ये जल का मोल हो जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, ग्लूकोज का मोल अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का मोल आपका कितना आया था, बोलिए। ग्लूकोज का मोल अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए 0.01 निकाला गया था। कितना निकाला गया था, 0.01, यह ग्लूकोज का मोल निकाला गया था। ओके, 0.01। ओके, और नीचे बटे में फिर आ जाते हैं, और फिर देखिए ग्लूकोज का मोल फिर हो जाएगा यहाँ पे 0.01। अब प्लस जल का जो मोल आया है वो कितना आया है, 5 आया। ओके,
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.01 अब बटे कितना हो जाए 6.01। ओके 6.01। तो अब इसको आप लिख सकते हैं कितना 1/601, 1/601। अब जब वो करेंगे मतलब यहाँ देखो अंक को हटा दिया गया, दशमलव को हटा दिया गया, पॉइंट बार गया 0 हुआ, फिर पॉइंट फिर 0 बार जाएगा, फिर 0 बार जाएगा, फिर इसके बाद 1 बार गया, कितनी बार गया 1 बार गया। ओके तो आपका कितना हो जाएगा 601 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 601। तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 3 9 हो गया। फिर इसके बाद ये कितना 36.16 36 बार ये नहीं जा पाएगा, बल्कि ये कितना हुआ 9 6 54 0.10। ओके 0.10। तो यहाँ पे देखा जाए अगर तो 12 6 72। ओके तो 18/90 ये देखिए इसका मोल हो गया। तो ये 1/, जब इसको आप भाग करेंगे तो 0.001 आपका 0.001 बताइए किस वाले ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन नंबर अगर ए देखा जाए तो 0.003 है, 0.00 कितना है ये 9 है। तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत। अब इस वाले में देखा जाए तो 0.01 आ गया, कितना आया है 0.01, और यहाँ पे 0.00119 आया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके 0.00199 तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, तमाम बच्चे समझ नहीं पाए हैं इस वाले प्रश्न को, एक बार हम इसको दोबारा बता देते हैं। ओके तो देखिए क्या है, ये जो इसका अणुभार है कितना आता है 180, इसका मोल जब निकाला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 0.01 आ गया, इसका मोल आ गया। और जल का जानते हो 18 होता है, जब इसका मोल निकाला गया 18/95 5 आ गया। तो ये ग्लूकोज का मोल 0.1 ग्लूकोज का मोल, अब प्लस किसका मोल हो जाएगा, प्लस जो है ये जल का मोल हो गया। जल का मोल कितना बताओ, जल का मोल 5 है, तो 5 ये देखो यही थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, यहीं पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है। जब इसको इसमें जोड़ा जाएगा तो आपका जो आंसर है यह 6 नहीं बल्कि कितना आ जाएगा, यह 5.01 आएगा, अर्थात यह 501 होगा। तो जब 501 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके अब कितनी बार ये गया 5 9 45, 5 1 9 1 9 9 0 0 9 5 45। ओके अब देखिए 0.0199 करके आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गलती थोड़ा सा हमने कर दिया था, 0 दशमलव इतने में जब आप जोड़ोगे तो 5.0 आएगा। ओके दैट इज सॉल्व। यही आपका जो है सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह एकदम आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो सब सवाल आते हैं उसमें से 5 6 सवाल ऐसे होते हैं जिनको हल करने में 2 मिनट से ज्यादा लगता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हल करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। जैसे 93 नंबर वाले पे देखते हैं, पहले थोड़ा सा हम पेज जो है इसको इरेज करके थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। ओके ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अब थोड़ा पेज इरेज करके पहले खाली कर लें, अभी इसी पे जो है आपको सवाल बताया जाएगा नेक्स्ट वाला। ये क्या कह रहे हैं नेक्स्ट सवाल में, आपको क्या बोल रहे हैं कि 1 बिलियन जिसमें जो है, देखिए क्या बोल रहे हैं 1 बिलियन जिसमें जो है 8 दशमलव कितना ग्राम बताइए 7.8 ग्राम बेंजीन C6H6। देखिए बड़ा आसान, एक तो की बार सूत्र ही दे दिया इन्होंने, C6H6 और 46 ग्राम जो है C6H5CH3 दिया हुआ है। तो बेंजीन का जो है क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाव ज्ञात करना है। पेज को हमने खाली कर दिया इरेज करके, एक बार हाईलाइट करके प्रश्न को पढ़ के दिखा दें ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर रहे। देखिए 93 नंबर पे मिलेगा एक क्वेश्चन, 1 बिलियन जिसमें 7.8 ग्राम बेंजीन और 46 ग्राम जो है C6H5CH3 उपस्थित है ना। तो विलयन में बेंजीन का मोल प्रभाव कितना होगा, तो विलयन में बेंजीन का मोल प्रभाव कितना होगा, यही क्या करना आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, तो विलयन में बेंजीन का मोल प्रभाव कितना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोल साहब जो है C6H6 पहले आप निकाल लीजिए, मोल अगर इसका निकालेंगे तो भार बटे अणुभार, तो भार कितना है 7.8। अब अणुभार तो आप निकाल ही ले गए होंगे, कितना होता है बताओ 12 छक 72। देखिए कार्बन कितनी बार है 6 बार, 12 छक 72। अब प्लस जो है आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, 1 गुणे 6, 12 छक कितना हो जाएगा यह 72, 6 कितना हो जाएगा यह 78 हो जाएगा। तो 7.8 बटे 78, जब इसको आप कट करोगे तो इसका मोल कितना आ जाएगा 0.01 हो जाएगा। ओके यह बेंजीन का मोल हो गया। अब फिर उसके बाद जो है यह C6, अब देखिए इसका जब मोल निकालोगे, टोलुइन बोलते हैं इसको, C6H5CH3 को टोलुइन बोलते हैं, C6H5
CH3 का जब मोल निकाला जाएगा तो जानते हैं क्या होगा इसमें। तो इसका आप पहले अणुभार निकाल लेते हैं। जब इसका अणुभार निकालोगे यहीं पे कर देते हैं, 12 छक 72, भाई 6 बार कार्बन है। अब प्लस जो है हाइड्रोजन कितनी बार है बताइए, हाइड्रोजन 5 बार है, तो 5 एकन 5। और कार्बन कितनी बार, 1 बार है यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 12 3 15, 5 20, अब 20 और प्लस 72 कितना हो जाएगा, 92, 92 हो गया। इसका अणुभार कितना हो, 92 हो गया। तो 46 बटे कितना, अणुभार कितना हुआ, 92। तो 46 एकन 46, 46 दूनी कितना होता है, 46 दूनी 92, अर्थात जो है इसका जो मोल आया है वह 1/2। 1/2 को आप कितना ले सकते हैं, 0.5 मतलब 0.5 ले सकते हैं। ओके, फाइनली हम आपको बता देते हैं क्या, बेंजीन के आपको कितना मोल मिला है। बेंजीन का आपका 0.1 मोल मिला है और टॉलीइन का आपका जो है 0.5 मोल मिला है, ठीक ना। अब इसमें आपको किसका मोल प्रभार निकालना है बताइए, बेंजीन का मोल प्रभार निकालना है। बेंजीन C6H6 इसी का मोल प्रभार निकालना है। तो बताओ ऊपर किसका मोल लिया जाएगा, बेंजीन का मोल लिया जाएगा। और बेंजीन का मोल कितना है, 0.1 है। बेंजीन का मोल कितना है, 0.1 है। और शेष जो बचा टोटल का मोल 0.1, और प्लस जो है टॉलीन का मोल कितना है, 0.5। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो बताओ कितना हो जाएगा, 0.1 अब बटे कितना, 0.6। तो अब फाइनली जब ये हट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। 1/6 इज राइट आंसर। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि 1/6 अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 93 का ये भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। बेंजीन का जो मोल आया था वह 0.1 था और टॉलीन का जो आया था 0.5। बेंजीन का मोल प्रभाव पूछा था इन्होंने, तो पहले बेंजीन का मोल बटे टोटल मोल करने के बाद 1/6 आंसर आ गया। जानते हैं ये किस किस एग्जाम में पूछा गया, ये BHU में पूछा गया था 1981 और 1987। लोग कहते हैं BHU अपने क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है। आपके सामने प्रत्यक्ष है, आप देख लीजिए रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ। चीजें पढ़िए, ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आ गया दोबारा नहीं आएगा, लेकिन हो सके 46 की जगह 96 कर दे। अंक बदल सकता है लेकिन पैटर्न नहीं बदल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन नए बनाए जा सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदले जाते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, यूरिया का मोल प्रभाव। ओके, अब इसमें देखिए क्या है, अब की बार जो है 6 ग्राम यूरिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होंगे। 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में विलय है, तो यूरिया का मोल प्रभाव। अब बच्चे यूरिया का सूत्र नहीं जानते हैं, जल का सूत्र तो आप जानते हैं, टेस्ट में ही आपसे पूछा गया था। ओके, तो चलिए ठीक है, अगर यूरिया की बात किया जाए तो यूरिया जानते हो किसको बोलते हैं, NH2CO NH2। NH2CO NH2 को क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं, है ना। और जल तो आप जानते हो। चलो अणुभार निकालते हैं इसका। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। कार्बन का कितना हो जाएगा, 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 14 2 16, 16 दूनी 32, 32 2 34, 34 34 प्लस 14, टोटल जो लीजिए 2 4 2 6 6 6 12, 12 12 2 14, 14 2 16, 16 4 20, और 1 2 3 4 4 2 6, तो इसका अणुभार कितना आ गया, 60 आ गया। 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 अगर आप जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। तो बताइए मोल साफ यूरिया, अगर मोल साफ यूरिया आप निकालेंगे मतलब यूरिया का मोल निकाला जाएगा। देखिए उधर पेज में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए अब की बार ये क्वेश्चन को अकेले रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह मिले और अच्छी तरीके से चीजों को समझाया जाए। तो बताइए भार कितना है, 6, और अणुभार कितना, 60। 6 एकन 6, 6 दाएं 60, तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। तो इसका मोल कितना आ गया, 0.1। अब से जो भी क्वेश्चन रखे जाएंगे अकेले अकेले रखे जाएंगे ताकि पर्याप्त जगह मिले और पर्याप्त मात्रा में लिखा जाए ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद अब जल का निकालना है, H2O। अगर H2O मोल साफ H2O निकालोगे जल का, तो आप जानते हो 180 इसका क्या है, टोटल भार है। और जल का हम बताएंगे नहीं कितना होता, 18, 18 दाएं 180 है, जल का मोल हो गया। ओके, तो किसका मोल प्रभाव निकालना है, मोल प्रभाव जो है ये यूरिया का निकालना है। किसका निकालना है, यूरिया का। यूरिया का मोल प्रभाव निकालना है तो ऊपर सूत्र में क्या रहेगा, पहले यूरिया रहेगा, मोल साफ यूरिया, अब बटे क्या हो जाएगा, मोल साफ जल H2O, अब प्लस जो है मोल साफ क्या हो जाएगा, यूरिया, मोल साफ यूरिया। ओके, अच्छा चलिए ठीक है, यूरिया का मोल बताओ कितना है। यूरिया का मोल अगर देखा जाए अभी निकाला गया था 0.1 है, कितना है, 0.1। ओके, और जल का मोल कितना आया, 10 आया। कहाँ मिला 10, देखिए यही 10, यही 10 है। ओके,
अब प्लस यूरिया का मोल फिर पुनः हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा ये 0.1 अब बटे 10.01 मतलब 0.1/10.0। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बताइए कितना समय लगेगा। सीपीएमटी का क्वेश्चन, सीपीएमटी वही सीपीएमटी जिससे पहले एमबीबीएस में दाखिला होता था, वही सीपीएमटी। अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस है, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो हमारा पूरा विश्वास है अगले साल आप भी मतलब नेक्स्ट ईयर जब भी आप देते हैं आईआईटी या फिर मेडिकल, तो आपका भी सिलेक्शन जो है आईआईटी या मेडिकल जैसे संस्थानों में, एम्स जैसे कॉलेज में हो जाएगा। पूरा प्रयास रखे रहिए, आपका लक्ष्य आईआईटी से हटके और कुछ नहीं और एमबीबीएस से हटके और कुछ नहीं। ओके चलिए ठीक है, जहां तक इसकी बात थी मोल प्रभाव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्री मेडिकल टेस्ट का है, किसका है, प्री मेडिकल टेस्ट का है। अब फिर उसके बाद जो है आपका टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 36 ग्राम जल। ओके 36 ग्राम जल, ध्यान दीजिएगा। अगर इसके बारे में बात किया जाए, 36 ग्राम जल 828 ग्राम एथिल अल्कोहल का एक आदर्श विलयन बनाता है, तो इसमें जल का मोल प्रभाव कितना। हमको लगता है तमाम बच्चे इसका आंसर दे चुके होंगे। क्यों? क्योंकि जानते हो प्री मेडिकल टेस्ट 2000 में भी आया, 2003 में भी आया। देख लीजिए मध्य प्रदेश के प्री मेडिकल टेस्ट में एक क्वेश्चन आया, तो जाहिर सी बात जान लीजिए कि कितना सिंपल लेवल बनता है। ओके अच्छा, जल का मोल अगर निकाला जाएगा तो अब जल का तो अणुभार निकालने की जरूरत है नहीं, भार बटे अणुभार 36/18, 18 × 18, 18 दूनी 36, इसका मोल कितना आ गया 2। अच्छा एथिल अल्कोहल का सूत्र नहीं पता होगा आपको, C2H5OH होता है, तो इसका अणुभार 12 दूनी 24, 12 × 2, अब प्लस हाइड्रोजन कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे 16 + 1। क्यों 5 हुआ? क्योंकि 5 बार है। 12 दूनी 24 + 5 + 16 + 1। ओके 16 1 17, 17 5 22, अब 22 + 24 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। ओके इसका कितना हो जाएगा 46। अब इसका जो है C2H5OH जो एथिल अल्कोहल का निकालोगे तो इसका भार कितना दिया है 828 ग्राम दिया है। कितना दिया 828/46 अगर आप करेंगे तो जानते हैं बढ़ जाएगा, भाग कर लेते हैं इसका हम 828 भागे कितना 46। 2 बार अगर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 बार ही जाएगा ये 46, अब +4 6 6 12, ये 4 3 7, अब आ जाएगा आपका 8 बार, 8 × 64, 8 × 32, 4 36, 18 लाख कितना आ गया ये 18। इसका मोल 18 आ गया, इसका मोल 2 आ गया। तो जाहिर सी बात है अब जल का मोल प्रभाव तमाम बच्चे तो आंसर दिए होंगे। क्या जल का मोल प्रभाव मतलब ऊपर किसका मोल लिया जाएगा, जल का मोल लिया जाएगा बटे टोटल मोल 2 + 18। ओके तो कितना हो गया 2/20, 2 1 2, 2 दाइन 10, 1/10। अब 1/10 को आप क्या लिख सकते हो 0.1, 0.1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आज के लिए बस केवल इतना ही, शेष आपको एपिसोड नंबर 5 में नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आए, पूरी तरीके से आप रिवीजन करें। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन चीजें बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है। जो भी टॉपिक है एपिसोड वाइज आपको दी जाएगी। शेष जो है ये एपिसोड 4 था, एपिसोड 5 में जो है आपको पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।